हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पीएस जाता हूँ टीपीएस सपोर्टर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आपको पता है, हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली अर्थात दोहरी झिल्ली वाली कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन इससे पहले वाली लेक्चर में कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सामान्य जो जानकारी है वो हम इसके बारे में लेते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है ये? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग अर्थात डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसा कोशिकांग है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जो आपको मैंने चार्ट बनवाया वहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कैसा कोशिकांग है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड अर्थात इसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती है? 2 झिल्लियां पाई जाती है। कितनी झिल्लियां पाई जाती है इसमें? 2 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। अब हम इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। भाई, खोज से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में, भाई इसकी खोज किसने की थी, तो वह बताता हूँ आपको। इसको सबसे पहले कॉलीकर ने देखा था। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? कॉलीकर ने। और किस में देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में। किस में देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में। ध्यान रखना अच्छी तरीके से ये आपको, ठीक है ना। जो कीटों की जो रेखित पेशियां है उनमें सर्वप्रथम कॉलीकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ना, ध्यान रखना, ये सी वेंडा ने दिया था। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसने दिया था? सी वेंडा ने दिया था। ये जो नामकरण है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप शब्द सुन रहे हो, ये जो नाम है वो किसने दिया था? सी वेंडा ने। ध्यान रखना, देखा सबसे पहले किसने था? कॉलीकर ने। किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में। नामकरण किसने किया था? सी वेंडा ने, ठीक है ना। और इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किया था अल्टमान ने। किसने किया था? अल्टमान ने, ठीक है ना। और जो अल्टमान है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को वायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? वायोप्लास्ट। ध्यान रखना, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया और इसे क्या नाम दिया था? वायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है ना। इसके अलावा जो फ्लेमिंग नाम का जो वैज्ञानिक है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा था। क्या कहा था? फाइला। तो ये सामान्य जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली। और ध्यान रखना, ये केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है वो आपको पता है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, केवल किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है आप जानते हो ना, जिसमें केंद्रक कैसा होता है? सुसंगठित केंद्रक होता है। वो कोशिकाएं कैसी होती है? यूकेरियोटिक। जैसे हम कैसे प्राणी हैं? यूकेरियोट्स, अर्थात हमारे शरीर के अंदर कैसी सेल्स पाई जाती है? यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती है। जितने भी सारे उच्च श्रेणी के जंतु पादप हैं वो सारे कैसे होते हैं? यूकेरियोट्स होते हैं। और उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। उसमें क्या होता है? इसका अभाव होता है। अगर हम संख्या की बात करें कि भाई इसकी संख्या कितनी होती है प्रति कोशिका, तो इसकी संख्या 1 भी हो सकती है। और सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर जो इसकी संख्या होती है वो 1000 से 1600 तक होती है। कितनी होती है? 1000 से 1600 तक, ठीक है ना। और इसकी संख्या 1 ही हो सकती है। जैसे स्पोराजॉइट जो आप देखोगे आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, उसमें केवल 1 ही होती है। एक अमीबा होता है जिसका नाम है चाओस चाओस। ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा? चाओस चाओस। ये है क्या? ये एक अमीबा है। और अमीबा भी कैसा है? ये विशालकाय अमीबा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये चाओस चाओस है क्या? क्या है ये? विशालकाय अमीबा। और ध्यान रखना, ये जो चाओस चाओस है इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? 5 लाख एक कोशिका में। प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 5 लाख। और हमारे शरीर के अंदर सामान्यतः कितनी होती है? 1000 से 1600 तक। वैसे इसकी सक्रियता पर डिपेंड करता है कि एक कोशिका में इसकी संख्या कितनी होती है। तो 1 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। और
1000 भी हो सकती है और 1600 तक होती है। जैसे हमारी लीवर सेल्स है उसमें 1000 से 1600 तक होती है, ठीक है ना। तो इनकी संख्या क्या हो सकती है, इनकी सक्रियता पे डिपेंड करती है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः कितनी होती है जो आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है, चाओस में, जो क्या है एक विशालकाय अमीबा। अमीबा तो आप जानते हो, सुना होगा आपने, जिसमें कितनी पाई जाती है, लगभग 5 लाख पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, किसमें पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी संख्या कितनी होती है, चाओस विशालकाय जो अमीबा है उसमें इसकी संख्या कितनी होती है, 5 लाख होती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में ध्यान रखना कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी यूकेरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन जो परिपक्व स्तनधारी होता है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं परिपक्व स्तनधारी, या ऐसा बोल सकते हैं स्तनधारी कि परिपक्व आरबीसी में इसका क्या होता है, अभाव होता है। स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में क्या होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। इसके अलावा पादपों की चालनी नलिका, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख रहा हूं, पादपों की जो चालनी नलिका है ना उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। एक तो स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और पादपों की जो चालनी नलिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। चालनी नलिका आपने पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम, जिसका निर्माण करने वाली कुछ कोशिकाएं होती है, तो उसमें आपने चालनी नलिका भी पढ़े होगा। सीव ट्यूब्स, क्या बोलते हैं इनको, सीव ट्यूब्स कहते हैं इसको, चालनी नलिका। तो स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, और पादपों की जो चालनी नलिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बाकी के जितने भी सारे यूकेरियोट्स है उनमें सभी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य जानकारी जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, खोज से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों के नाम है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था, केवल प्रेक्षित किया था इन्होंने, ध्यान रखना क्या किया था इन्होंने, केवल प्रेक्षित किया था, देखा था। नामकरण किसने किया था, सी वेंडा ने। अल्टमान ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए इसको वायोप्लास्ट, और क्या नाम दिया इसको, वायोप्लास्ट नाम दिया। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया इसको, फाइला। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम है। ध्यान रखना इसकी जो खोज का जो श्रेय है वो इन दोनों को दिया जाता है। आप बता देता हूं मैं, ये जो खोज का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, अल्टमान और फ्लेमिंग को दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इसकी जो खोज का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, अल्टमान और फ्लेमिंग को दिया जाता है, ठीक है ना। इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसके लिए एक शब्द और यूज करते हैं, वो कौन सा है, कॉन्ड्रियोसोम। वो कौन सा है, कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना, एक कोशिका के अंदर जितने भी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना उनको सबको मिला कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। केवल एक है ना उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, क्या कहा जाता है उसको। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो बहुवचन है, माइटोकॉन्ड्रियन ये एक वचन है, अर्थात एक कोशिका के अंदर जो एक माइटोकॉन्ड्रिया है उसको माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, लेकिन सामान्यतः हम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ही यूज करते हैं। और एक कोशिका के अंदर जितने भी सारे माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं उनके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। ये तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हो गई। भाई माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका में। कैसा कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था, कॉलिकर ने देखा था। इसका नामकरण किसने किया था, सी वेंडा ने किया था। वायोप्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान ने दिया। फाइला नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। जो आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाए जाते, तो स्तनधारियों की आरबीसी में इसका अभाव होता है, और इसके अलावा पादपों की जो चालनी नलिका है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें से कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में, ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो कैसा कोशिकांग है, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो ध्यान से देखना इसको, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो सबसे बाहर की ओर झिल्ली होती है, ये वाली झिल्ली जो बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये वाली जो झिल्ली होती है वो चिकनी एवं सपाट होती है। कैसी होती है, चिकनी एवं सपाट, इस प्रकार से, ठीक है ना। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसी झिल्ली है, ये चिकनी एवं सपाट, इसमें किसी प्रकार का कोई उभार नहीं पाया जाता। तो ये वाली जो झिल्ली होती है इसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन,
क्या कहते हैं इसको, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, जो कैसी होती है, चिकनी एवं सपाट होती है, जो आपको दिखाई दे रही है। भाई कैसा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, तो कितनी झिल्लियां होंगी इसमें, 2 झिल्लियां होंगी ना। तो ये सबसे बाहर की ओर झिल्ली है, जो कैसी होती है, चिकनी एवं सपाट होती है, क्या कहते हैं इसको, आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इसके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है इस प्रकार से, जिसमें क्या इस प्रकार से कुछ उभार पाए जाते हैं, वो चिकनी नहीं होती, सपाट नहीं होती, उसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ उभार पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, उंगली नुमा उभार बन रहे हैं ना आपको इस प्रकार से, तो ये उभार पाए जाते हैं। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, पता है ना आपको, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, इनर मेम्ब्रेन। तो ये वाली अंदर की तरफ हो गई झिल्ली, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इनर मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, ठीक है ना। अब आप देखो ये दोनों जो झिल्लियां हैं इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्पेस। ये जो स्पेस है इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है, क्या कहते हैं इसको, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। अब इसकी जो मोटाई होती है ना, इसमें जो स्पेस होता है वो लगभग 60 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, स्पेस की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 60 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो आपको दिखाई दिया, मैंने क्या बना दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला, आपको पता है, अर्थात इसमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये, ध्यान रखना कैसा है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो बाहर की तरफ झिल्ली पाई जाती है, जो ध्यान रखना चिकनी एवं सपाट बनाई हुई है मैंने, क्या कहते हैं इसको, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली। और अंदर वाली जो झिल्ली है उसमें आपको कुछ उभार दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, जो कितना होता है, 60 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कितना क्लियर हो गया आपको। अब देखो, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ होता है, तरल द्रव भरा हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो तरल द्रव है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, मैट्रिक्स। जो इसके अंदर भरा हुआ है क्या कहा जाता है इसको, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पर अब कुछ आपको ये उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, ये आपको उभार अंदर की साइड, किधर की ओर, मैट्रिक्स की ओर, जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये जो उंगली नुमा जो संरचना है, इन उंगली नुमा संरचनाओं को ध्यान रखना क्रिस्टी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहा जाता है इसको, क्रिस्टी, मैं लिख देता हूं अलग से हिंदी में भी, क्या कहा जाता है इसको, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना। क्रिस्टी क्या है पता लग गया है ना आपको। पहली बात तो ये पूछा था क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर उंगली नुमा क्या बनाती है, कुछ उभार बनाती है। तो ये जो उंगली नुमा जो उभार है ना, इन्हीं उंगली नुमा उभारों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। तो पहली बात ध्यान रखना, ये जो क्रिस्टी है ना, ये सब क्या है, क्या कहते हैं इनको, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है ना। एक वचन होता है क्रिस्टा, इनके लिए अगर एक के लिए यूज करूंगा ना तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिस्टा, और सबके लिए क्या हो गया, क्रिस्टी, सबके लिए क्या हो गया, क्रिस्टी। ये सभी क्रिस्टी है, इनको एक साथ मिलकर बोलेंगे क्रिस्टी कहेंगे, ठीक है ना। और एक वचन सब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रिस्टा। तो क्लियर हो गया आपका, क्रिस्टी है क्या, क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ उंगली नुमा जो प्रवर्त पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये जो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ टेनिस के रैकेट के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार से क्या पाई जाती है, कुछ टेनिस के रैकेट के जैसे समान संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है ना, सभी में पाई जाती है ये। तो ये जो टेनिस के रैकेट के जैसी जो स्ट्रक्चर है, ये इस प्रकार से जो आपको बना रहा हूं मैं, ये जो टेनिस के रैकेट के जैसी जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को ध्यान रखना कहा जाता है F1 पार्टिकल। जैसे मैं ऐसे बना देता हूं, क्या कहते हैं इनको, F1 पार्टिकल, सभी में पाए जाते हैं ये, मैंने एक दो बना दिया है आपको, ठीक है ना। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, ये जो क्रिस्टी पर लगी हुई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं F1 कण या F1 पार्टिकल। क्या कहा जाता है इसको, F1 पार्टिकल, F1 कण कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको मैं अलग से भी बना दूंगा आपको,
इसके अलावा ध्यान रखना इसको ऑक्सीसोम कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है इसको? ऑक्सीसोम, ठीक है ना। अब इसकी जो खोज है ना F1 पार्टिकल की, वो फर्नांडेज मोरेन ने की थी। किसने की थी? फर्नांडेज मोरेन ने। इस कारण से इसको एक नाम और दिया जाता है, फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल। ध्यान रखना ये सारे नाम क्या कहते हैं? फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल। भाई इनको फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? फर्नांडेज मोरेन ने। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने इनको खोजा था, इस कारण से इनको फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको F1 पार्टिकल, F1 कण भी कहा जाता है। और सबसे जो फेमस नाम है वो कौन सा है? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीसोम, ठीक है ना। इसके अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है, वो भी ध्यान रखना, वो जो नाम है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट्री पार्टिकल, ये नाम भी दिया जाता है। अब ये जो F1 पार्टिकल होता है वो काम क्या करता है, किससे संबंधित होता है, ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ये जो संबंधित होता है वो होता है रेस्पायरेशन से। किससे होता है? रेस्पायरेशन, श्वसन से। ये जो F1 पार्टिकल है वो किससे संबंधित होते हैं? श्वसन से। आप पढ़ोगे आगे, जब हम रेस्पायरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर, तो हम पढ़ेंगे कि श्वसन का एक चक्र होता है, क्रेब्स चक्र, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो F1 पार्टिकल है, जो आपको पता है कहाँ पाया जाता है, कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें जो क्रिस्टी वाली जो जगह होती है ना, तो वहां पर कुछ आपको टेनिस के रैकेट के जैसे ही, आपको पता है टेनिस का रैकेट ऐसे होता है ना, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? टेनिस के रैकेट के जैसे। टेनिस का जो रैकेट होता है ना, उस प्रकार से, ठीक है ना। कुछ कण पाए जाते हैं, इन कणों को क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं। इनको फर्नांडेज मोरेन ने खोजा था, इस कारण से इनको फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल भी कहा जाता है और इनको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसमें इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 16 तक होती है। ये भी ध्यान रखना, ये जो F1 पार्टिकल है उनकी क्या है? ये संख्या, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो इतनी होती है, 10 की घात 4 से कितनी? 10 की घात 6। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी नीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान रखना, जो आपको सारी जानकारी लिखी हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपकी एक एक चीज क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी, और आप आगे जो प्रश्न सॉल्व करोगे तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला आपका, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। तो ये क्या हो गया? F1 पार्टिकल। अब मैं इसको अलग से निकाल के बना देता हूं। जैसे मान लो ये ऐसा होता है, ये F1 पार्टिकल, इसको मैंने बड़ा करके बना दिया है। ये क्या है? F1 पार्टिकल। इस प्रकार की संरचना होती है। इसके 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। एक तो ये वाला भाग हो गया, इसको कहेंगे आधार, वेस। एक ये वाला भाग हो गया, इसको कहेंगे स्टाल्क। क्या कहेंगे इसको? स्टाल्क। स्टाल्क का मतलब होता है व्रंत। और ये वाला भाग कौन सा हो गया? हेड। हेड मतलब सीड्स, अर्थात ये तो हो गया कौन सा? आधार। ये वाला भाग कौन सा हो गया? व्रंत। और ये वाला भाग कौन सा हो गया? सीड्स। अब ये जो आपके सामने जो मैंने फिगर बनाया है वो क्या है? F1 कण का, एक F1 कण का बनाया हुआ मैंने आपको। एक F1 कण इसको मैंने अलग से निकाल के बना दिया। भाई इसमें तो बहुत सारे पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है एक माइटोकॉन्ड्रिया में? जो मैंने आपको बता दी इतनी होती है, ठीक है ना, 10 की घात 4 से 10 की घात 6। लेकिन अगर मैंने एक F1 कण को बाहर निकाल के बनाया तो इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक तो कौन सा होता है? नीचे वाला आधार, जिससे वो लगा हुआ होता है इनर मेम्ब्रेन से। इसके बाद कौन सा? व्रंत। और इसके बाद कौन सा? सीड्स वाला भाग, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन, इसमें 2 सतह होती है, 2 सरफेस होती है। एक तो होती है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल वाली, इधर वाली सतह, ठीक है ना। तो इसको तो कहते हैं सी फेस। क्या कहते हैं इसको? सी फेस। और ये जो मैट्रिक्स की तरफ होती है इसको कहते हैं एम फेस। इसको क्या कहा जाता है? एम फेस। अरे ये वाली इनर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। तो इसका ये वाला जो फेस है ना, ये तो कहलाता है एम फेस। और ये अंदर वाला जो फेस है इसको क्या कहते हैं हम? सी फेस। तो ये जो F1 पार्टिकल है वो कौन से वाले फेस पे पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? एम फेस, ठीक है ना भाई। इनर मेम्ब्रेन में 2 फेस होते हैं, एक तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल की साइड वाला होता है और एक इधर की साइड होता है, नीचे की साइड। भाई 2 फेस है कि नहीं है? एक फेस इधर की साइड, एक फेस इधर की साइड, ठीक है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की तरफ जो फेस है उसको क्या बोलेंगे? एम फेस। और जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ जो फेस है उसको क्या बोलेंगे हम? सी फेस। तो ये लगे होते हैं F1 पार्टिकल एम फेस पर। F1 पार्टिकल का लगे होते हैं एम फेस पर लगे हुए होते हैं। संख्या कितनी होती है? 10 की घात 4 से 10 की घात 6 होती है। इसकी संरचना को जो मैंने अलग से निकाल के बनाया तो इसमें कितने भाग होते हैं? 3, वेस, स्टाल्क और हेड।
ये क्या है, एक F1 पार्टिकल हो गया। अब इसका जो आधार वाला जो भाग है ना, इसमें एक कण पाया जाता है, उसका नाम है F0, जो आप श्वसन में समझोगे। इस कारण से इसको F1 F0 कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? F1 F0 पार्टिकल, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम रखना ATP सिंथेटेज। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑक्सीसोम में ATP सिंथेटेज। अब इसका क्या रोल है वो भी आप आगे देखो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ये वाली संरचना कौन सी है? क्रिस्टी। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन की जो एम फेस है, इस पर छोटे छोटे टेनिस की रैकेट के समान क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, जिनको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल कहते हैं। वही फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्नांडेज मोरेन ने इन कणों की क्या की थी? खोज की थी। और इनको एलिमेंट्री पार्टिकल या प्रारंभिक कण भी कहा जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक कण। इसके अलावा इनको F1 F0 कण भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10 की घात 4 से 10 की घात 6 होती है। और एक F1 कण होता है, उसमें 3 भाग होते हैं, वेस, स्टॉल्क और हेड, आधार, व्रंत और सीड्स, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है? ATP सिंथेटेज। इतना क्लियर हो गया भाई? आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, इसको अच्छे से ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। अब ये जो F1 पार्टिकल होते हैं ना, तो दो F1 पार्टिकल जो होते हैं, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है वो ध्यान रखना 100 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रॉम। भाई दो F1 पार्टिकल है, जैसे ये एक तो ये हो गया, ये वाला बना दिया मैंने, और एक कौन सा वाला बना दिया? ये वाला बना दिया। तो इनके जो बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रॉम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई दो F1 जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, अर्थात ये दो F1 कण लगे हुए हैं तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है? लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दो F1 कण 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ये टेनिस के रैकेट के जैसे दिखाई देते हैं। काम क्या करते हैं? तो आपका आंसर रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काम क्या है F1 कण का? तो आपका क्या होगा? रेस्पिरेशन, श्वसन से संबंधित होते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एक DNA भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। और ये जो DNA होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर। जैसे मैंने बताया था ना आपको, किसमें बताया था आपको मैंने? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये वाला DNA भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसको हम कह सकते हैं DS सर्कुलर DNA। क्या कह सकते हैं इसको? DS सर्कुलर DNA। DS का मतलब आप जानते हो डबल स्ट्रैंड वृत्ताकार DNA या द्विसूत्री वृत्ताकार DNA। DS सर्कुलर DNA, दो सूत्र हैं इसमें, और कैसा है? ये वृत्ताकार है, इस कारण से इसको DS सर्कुलर DNA कहा जाता है। या इसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA कह सकते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तो DNA कौन सा हो गया? ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें पाया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जैसे मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? राइबोसोम भी पाया जाता है। और इसमें भी ध्यान रखना, ये जो राइबोसोम होता है ना वो 70S प्रकार का होता है। कैसा होता है? 70S प्रकार का। हम पढ़ेंगे राइबोसोम, पढ़ेंगे जब राइबोसोम के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, 70S और 80S। एस का क्या मतलब है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको इससे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया था कि उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कौन से प्रकार के? 70S प्रकार के। और इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, कौन से S प्रकार के पाए जाते हैं? 70S प्रकार के। और इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? DS सर्कुलर DNA, डबल स्ट्रैंड वृत्ताकार DNA भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये किसमें पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम क्या करता है? फंक्शंस की बात करें, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह। ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में कि भाई कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ATP, इसमें जो ऊर्जा है वो किसके रूप में संचित रहती है? ATP के रूप में। अब ATP का पूरा नाम आप जानते हो ना क्या होता है? ATP पढ़ा होगा ना आपने। इसमें ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में, और इसका पूरा नाम क्या है?
जो आपने पढ़ा होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम क्या है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो इस कारण से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं इसको एटीपी मिल कहा जाता है। इसका एक नाम और हो गया एटीपी मिल। मिल मतलब जानते हो ना, मील, जिसमें कुछ चीज बनती है, तो इसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। इस कारण से इसको पावर हाउस ऑफ सेल या एटीपी मिल कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। तो इसका पहला काम कौन सा हो गया कि भाई इसमें जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस कारण से इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है इसमें, क्रेब्स चक्र। अब ये क्रेब्स चक्र है क्या, ये आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जो श्वसन होता है ना उससे संबंधित होता है। जब उसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं हम रेस्पिरेटरी श्वसन की, तो उसमें क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है ना, वायवीय श्वसन के अंतर्गत। और ये जो क्रेब्स चक्र होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। ये जो क्रेब्स चक्र होता है वो किसमें संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, संपन्न होता है। तो वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं कि क्रेब्स चक्र है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा साइकिल है, जिसको हम डिटेल से समझेंगे 12वीं क्लास में, ठीक है ना। तो वहां पर इसको पूरी जानकारी मिलेगी, जब तक आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्रेब्स चक्र कहां पे संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र होता किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित, तो आपका आंसर यहां पर है श्वसन, ठीक है ना। इससे संबंधित क्या होता है, क्रेब्स चक्र। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दो ही फंक्शन मुख्य है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस कारण से इसको एटीपी मिल या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसमें श्वसन का कौन सा चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है ना। ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, जो स्तनधारी है, जो हमारे आरबीसी है उसमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा पादपों की जो चांद्रलिका है उसमें नहीं पाया जाता, बाकी का सब में पाया जाता है। और एक कोशिका में इनकी संख्या 1 से लेकर 1600 तक हो सकती है। लेकिन चाओस जो अमीबा है, विशालकाय अमीबा है, उसमें इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 5 लाख होती है। हम इसकी स्ट्रक्चर हमने आसानी से समझी है, इसको वो आपको ध्यान से देख सकते हो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है वो एकदम चिकनी सपाट होती है, इसको आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली कहते हैं। आंतरिक झिल्ली में उभार पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन उभारों को क्या कहते हैं पता है आपको, क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी पर कुछ टेनिस के रैकेट की जैसी क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल को किसने खोजा था, तो आपका आंसर क्या होगा, फर्नांडेज मोरेन ने खोजा था। इस कारण से ही कहते हैं इनको फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल। और इसमें नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, आधार, वहां पर एक F0 घटक पाया जाता है, जो आप आगे समझोगे रेस्पिरेशन में। तो इस कारण से इसको F1 F0 पार्टिकल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट्री पार्टिकल। और सबसे फेमस नाम कौन सा है इसका, ऑक्सीसोम। किससे संबंधित है ये, रेस्पिरेशन। अब ध्यान रखना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें 2 फेस होते हैं, एक स्पेस वाला फेस उसको कहते हैं सी फेस, और मैट्रिक्स की साइड जो होता है उसको बोलते हैं एम फेस, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें डीएस सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कौन से प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार का पाया जाता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्रिस्टी हो गई जो आपको पता है, ये क्या हो गया, F1 पार्टिकल। इसके 3 पार्ट हो गए, वेस, स्टाल्क और हेड। और आपको पता है इसका फंक्शन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हम कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं, या एटीपी मिल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसमें क्या संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अच्छे से देखना, अच्छे से आप इसको समझना। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट का ऑप्शन क्लिक करें, उस पर अपनी डाउट लिखें, आपकी डाउट तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।